बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टिप इन्फो। हमने जो है आपके लिए जो आपके ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं हाफ बुक के, उसको सिलेबस को कवर करना है। तो क्यों ना हम इसके लिए हम एक आपको छोटी सी हेल्पिंग वीडियो बना दें, जिससे जो है आप अपना सिलेबस जो है एक ही वीडियो में हाफ सिलेबस जो है कवर कर सकें। तो आज हम जो है फार्मास्यूटिक्स 3 जो है इसका जो हाफ बुक है इसको हम रिवाइज़ करेंगे इसी एक लेक्चर में। तो इस तरह जो है आप जो है अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा इससे आगे वाला लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो सेकंड इसका पार्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी का या फार्मेसी 3 का, वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। 2 लेक्चर में जो है आप जो है पूरी बुक रिवाइज़ कर लेंगे। चलिए हम इसको रिवाइज़ करना शुरू करते हैं। जो पहला हाफ है इसके अंदर हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे हॉस्पिटल और इस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इंट्रोडक्शन देखेंगे डिफरेंट हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का। और इसके बाद डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट आउट पेशेंट, सेफ यूज़ ऑफ मेडिकेशंस इन हॉस्पिटल। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे एन इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एसेसरीज एंड सर्जिकल सप्लाईज और जनरल इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी फार्मेसी। ये हमारा आज के टॉपिक हैं। इस आज के टॉपिक में आपका जो है हाफ जो है बुक जो है कवर हो जाएगी फार्मेसी 3 की। जो इस तरह जो है आपका जो कल का जो ग्रैंड टेस्ट है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हॉस्पिटल फार्मेसी है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट और अ सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू हॉस्पिटल वार्ड्स एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट्स। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी जो है ऐसी फार्मेसी होती है जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर, या इसका एक डिपार्टमेंट होता है ये हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी का नाम से। और इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? मेडिकेशन प्रोवाइड करना जो हॉस्पिटल के अंदर जो है पेशेंट एडमिट हैं उनको, और एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट मतलब है कि जो पेशेंट एमरजेंसी में आते हैं और दवा मेडिसिन लेके हॉस्पिटल से आउट हो जाते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए जो पेशेंट आते हैं एडमिट नहीं होते, एडमिट के अलावा जो दूसरे पेशेंट होते हैं उसको हम एम्बुलेटरी पेशेंट कह सकते हैं। ठीक होगा, ये होगा इसकी हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ हॉस्पिटल को डिफाइन करें तो हम इस कह सकते हैं कि इट इज़ अ हेल्थ केयर यूनिट दैट स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू पीपल। यानी जो हॉस्पिटल होता है इसके अंदर जो है इसको हम कहते हैं कि हेल्थ केयर यूनिट होता है जिसके अंदर ट्रेंड स्टाफ होते हैं और जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो ये इसी तरह आपने हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन भी देख ली। और हॉस्पिटल जो होता है बेसिकली हेल्थ केयर यूनिट होता है, और इसको जो हेड कर रहा था, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है कि लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है, और या कोई कम्पिटेंट अथॉरिटी इसको अपॉइंट करती है। वो डायरेक्टली सुपरवाइज इंश्योर द करेक्ट डिस्पेंसिंग, यानी जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है वो सुपरविजन करता है इसकी जो है मेडिसिन जो हॉस्पिटल के अंदर दी जा रही होती हैं, या उसकी कंपाउंडिंग की जाती है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन इन पेशेंट आउट पेशेंट को दी जाती है, उसकी सुपरविजन किस में कौन करता है? एक फार्मासिस्ट करता है। एंड एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के? इसके मकसद ये होते हैं कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस फॉर द मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड एंड परचेज फार्मास्यूटिकल्स। यानी इसका मकसद ये होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का कि हम जो फार्मासिस्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी है जो चेक करे इसकी जो क्वालिटी का इंश्योर कराए कि वो अच्छे तरीके से बनाई गई है, जिस कंपनी बनाई है उसने प्योर मटेरियल इस्तेमाल किया है, कोई भी मतलब कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया। उसकी जो है प्योरिटी या उसकी प्योरिटी को चेक करना, उसकी क्वालिटी को चेक करना, ये इसका हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है जो भी मेडिसिन आती हैं। दूसरा मकसद ये है कि टू प्रोवाइड to purchase and supply drug for inpatient outpatient hospital employees and for the clinical drug trials। यानी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये हमसे रिवाइज़ करने के लिए हम बता रहे हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट पेशेंट होते हैं या हॉस्पिटल से जो बाहर आते आउट पेशेंट होते हैं या हॉस्पिटल के एम्प्लॉई जो होते हैं, या उनके लिए जो है ड्रग्स जो है परचेज़ करना, ख़रीदना और उसको सप्लाई करना हॉस्पिटल के अंदर, ताकि वो उनको दी जा सकें। ठीक है, मेंटेन द पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल। ये हॉस्पिटल फार्मेसी का मकसद ये भी होता है कि जो पेशेंट जो मेडिसिन लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर उसकी कंप्यूटराइज प्रोफाइल बनाते रहें, और उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड है जो डॉक्टर उसको नुस्खा लिखता है वो भी बनाते रहें। ठीक हो गया। उसके बाद है प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्रग एंड ड्रग थेरेपी टू डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड अदर्स हाउस स्टाफ। यानी जो ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको?
जो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्सेज काम कर रही हैं या कोई भी मेडिकल स्टाफ है, उनको जो है ड्रग के मतलब मालूमात फराहम करना, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। नेक्स्ट इसका एम्स ऑब्जेक्टिव है कि कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जितनी भी ड्रग डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको कंट्रोल करना, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस, यानी जो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो फार्मासिस्ट काम करता है वो उसके अंदर जो फार्मेसी टेक्नीशियन काम करते हैं उसकी एक्टिविटी को यानी उसके काम को सुपरवाइज करना भी हॉस्पिटल फार्मेसी के एम्स ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल इस ऑर्गेनाइजेशन, कि हॉस्पिटल जो है इसको हम किस तरह हिस्से में डिवाइड करते हैं। हॉस्पिटल जो है बेसिकली इसके अंदर होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और मेडिकल स्टाफ होते हैं। मेडिकल स्टाफ में आ जाता है एक्टिव मेडिकल स्टाफ, एसोसिएट, कंसल्टिंग, ऑनरी। ठीक है ना, तो यानी कुछ तो परमानेंट होते हैं जो एक्टिव कहलाते हैं, एसोसिएट मतलब कि कुछ कॉन्टैक्ट बेस पे आते हैं, कंसल्टिंग जो कंसल्टिंग आते हैं चंद दिनों के लिए, और ऑनरी जिसको अवार्ड के तौर पर कोई ना कोई डॉक्टर की डिग्री दी जाती है। ठीक है, डिफरेंट जो है हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट हॉस्पिटल हैज़ डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ मैनेज सिस्टम होता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं इसके अंदर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट अपॉइंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, वो मैनेज करता है हॉस्पिटल की जो है लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है। जो मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं इसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर लुक आफ्टर करता है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं इसके अंदर जो अपॉइंट किया जाता है वो कोई ना कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो तमाम हॉस्पिटल एक्टिविटी को लुक आफ्टर करता है। ठीक हो गया, तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन सर्विसेज, सर्विसेज की बेस पर जो है हॉस्पिटल को क्लासीफाई करना। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटल और क्लिनिक हॉस्पिटल। ठीक है ना, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यानी ये जो है क्या है सर्विसेज की बेस पर हमने जो है हॉस्पिटल को डिवाइड किया हुआ है। जो जनरल हॉस्पिटल होते हैं ये डील करते हैं काफ़ी किस्म के डिसीज़ को, जिसमें आ जाते हैं मिसाल के तौर पर इसमें कौन से हॉस्पिटल आते हैं, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आ जाते हैं। और उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं इसमें आ जाता है कि हॉस्पिटल जो डील करते हैं स्पेशल डिसीज़, जैसे कार्डिक के लिए कार्डिक हॉस्पिटल है बच्चों के लिए, और सर्जिकल हॉस्पिटल है और कैंसर हॉस्पिटल है, ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में आते हैं। इसके बाद जो टीचिंग हॉस्पिटल होता है वो भी इसकी कैटेगरी में आता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप कंट्रोल की बेस पर हॉस्पिटल की कितनी किस्में हैं, वो हैं 3 किस्में, नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल, गवर्नमेंटल हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर प्रॉफिट। ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा बात है गवर्नमेंट रन करती है, और जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है इसको अंदर NGOs वगैरह चलाती हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ये प्राइवेट होते हैं और ये प्रॉफिट बेस पर बनाए जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। ठीक है, जो टीचिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसमें आ जाते हैं टीचिंग हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक हो गया, और जो नॉन प्राइवेट फॉर नॉन प्रॉफिट होते हैं इसमें आते चैरिटी या हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल भी आ जाते हैं। ठीक है ना, एक प्राइवेट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल होते हैं, एक प्राइवेट होते हैं फॉर नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल, जिसमें चैरिटी हॉस्पिटल वगैरह आ जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब हम देखते हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स। क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स को अगर हम देखें तो इसकी दर्जा झैल इसमें डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले हम इसको अगर डिफाइन करें, हॉस्पिटल है वेरी वाइडली इन सर्विसेज दे ऑफर एंड देयर फॉर इन द डिपार्टमेंट और वार्ड्स दे हैव। हॉस्पिटल के अंदर यानी बहुत सी सर्विसेज फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ से डिपार्टमेंट होते हैं जिसको हम वार्ड भी कहते हैं। ठीक है ना, हॉस्पिटल के अंदर जो डिपार्टमेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। दे मे हैव एक्यूट सर्विसेज सच एज एमरजेंसी डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट ट्रॉमा सेंटर और बर्न यूनिट, सर्जरी और अर्जेंट केयर। यानी ये हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट या वार्ड होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, एक्यूट होते हैं, यानी एमरजेंसी में एमरजेंसी सर्विस फ्राहम करते हैं, जिसमें एक तो खुद एमरजेंसी डिपार्टमेंट आता है और स्पेशलिस्ट ट्रॉमा सेंटर आ जाता है, जिसमें यानी आप कह सकते हैं कि कोई हड्डी मतलब कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है
उसको हम किस में ट्रीट करते हैं, ट्रॉमा सेंटर में ट्रीट करते हैं। उसके बाद बर्न यूनिट, यानी कोई मरीज़ अगर जिसको आग वगैरह लग जाए उसके लिए बर्न यूनिट बनाए जाते हैं। सर्जरी के लिए, ऑपरेशन वगैरह के लिए सर्जरी डिपार्टमेंट होते हैं, और अर्जेंट केयर के लिए भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। यानी ये सब क्या हैं, एक्यूट सर्विसेज हैं, यानी अहम सर्विसेज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्लिनिकल डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल आर लिस्टेड बिलो। जो अहम जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट हैं इसको हम इस तरह मतलब कि देखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट में सबसे पहले आ जाता है, हम देखते हैं सर्जरी डिपार्टमेंट। सर्जरी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है दैट डील विद रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ डिसीज ऑर्गन इज कॉल्ड सर्जरी डिपार्टमेंट। यानी इसका काम क्या होता है कि जो कि पेशेंट जिनकी ऑपरेशन किया जाता है उसके अंदर जो उसके पार्ट्स जो हैं, बॉडी ऑर्गन जो हैं, वो उसको रिमूव या रिप्लेस करना होता है। तो वो किसका काम होता है, सर्जरी डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है ना। इसका काम होता है रिमूवल एंड रिप्लेस ऑफ डिसीज ऑर्गन। ख़राब जो जिस्म के हिस्से होते हैं या टिश्यू होती हैं उनको रिमूव करना किसका काम होता है, सर्जिकल डिपार्टमेंट का काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गायनाकोलॉजी के डिपार्टमेंट। ये ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि फ़ीमेल के मतलब जो डिसीज़ होती हैं उसको ट्रीट करता है, उसको हम गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। उसके बाद है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू बोन्स, यानी जो बोन्स एंड जॉइंट्स यानी हड्डियों और जोड़ के मतलब जो मसाइल होते हैं वो उसको कौन सा डिपार्टमेंट, क्लिनिकल डिपार्टमेंट डील करता है, वो है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ठीक है ना। जो ENT डिपार्टमेंट है इसका मतलब है एयर नोज़ और थ्रोट, गले की मसाइल, नोज़ नाक और कान के जो मसाइल होते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है, ENT डिपार्टमेंट डील करता है। इसके बाद दो और डिपार्टमेंट हैं, डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट और फार्मेसी डिपार्टमेंट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कार्डियोकोलॉजी डिपार्टमेंट जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा है, जिसमें हार्ट की मतलब डिसीज़ जो है वो ट्रीट की जाती हैं, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिसके में जो हार्ट के मतलब प्रॉब्लम होती हैं वो डील की जाती हैं, जिसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद है जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर कौन सी डिसीज़ होती हैं, स्केलेटन के मतलब जो प्रॉब्लम होती हैं वो डील की जाती हैं, जिसमें जॉइंट्स और बोन वगैरह आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है ये किस चीज़ को हैंडल करता है, ये हैंडल करता है जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें आ जाता है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट्स रन्स बाय डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन दिस एरिया। यानी जो डॉक्टर जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट आमतौर पर किसको डील करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डील करता है। इसकी अहम बात ये क्या है, डील विद द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डील करता है कि ऐसे प्रॉब्लम जो कि किडनी और यूरिनरी सिस्टम के मतलब होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ये तमाम जो है अहम क्लिनिकल डिपार्टमेंट हैं, जिसमें जो है डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट जो ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि स्किन के मतलब जो ट्रीट प्रॉब्लम होती हैं वो डील करता है। इसी तरह जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, ये इसका आपको पता है कि जो मेडिसिन वगैरह जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो उसको कौन डील करता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट डील करता है, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट। ये जो है आपके पेपर में आ सकते हैं कि व्हाट आर द क्लिनिकल डिपार्टमेंट, एक्सप्लेन देयर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। ये आपका गणितीय क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो अहम सर्विसेज होती हैं वो कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं, इसमें आ जाता है नर्सिंग सर्विसेज और डाइट्रिक सर्विसेज, ब्लड बैंक सर्विसेज, पैथोलॉजी सर्विसेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सर्विस हैं हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोवाइड की जाती हैं। और रेडियोलॉजी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। रेडियोलॉजी सर्विस क्या होती हैं, यानी लेबॉर्ट्री बेस्ड सर्विसेज होती हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं, किस लिए, डायग्नोस ऑफ डिसीज़ बाय एक्सरे। यानी हम इसके मतलब रेडियोलॉजी सर्विसेज यानी लेबॉर्ट्री बेस होती है, इसके अंदर एक्सरे वगैरह किए जाते हैं, एक्सरे की मदद से जो है बीमारी का तयन किया जाता है, तशखीस की जाती है, उसको डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फार्मेसी रोल इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी का क्या रोल है, ठीक है ना। हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी का क्या रोल है, इसमें आ जाता है कि डिफरेंट तरह के रोल आ जाते हैं, इन पेशेंट सर्विसेज के रोल आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आ जाते हैं, और आउट पेशेंट्स सर्विसेज आ जाती हैं, और ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज आती हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज भी ये फार्मेसी का अहम रोल है हॉस्पिटल के अंदर। तो नेक्स्ट है परचेजिंग एंड इन्वेंट्री सर्विसेज, ये भी अहम रोल है। डिपार्टमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करना भी ये भी अहम रोल है किसका,
हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंटल सर्विसेज में आ जाता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये हम शॉर्ट सा पढ़ रहे हैं, तफसील के लिए आप जो है पिछले जो मेरे लेक्चर हैं वो आप उसको डिटेल से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो हाफ में शामिल है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हम अब देखते हैं कि प्लान एंड कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो आ जाती हैं हॉस्पिटल रोल के अंदर, उसमें होता है कि आप जो है या जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो क्या करती है, जो डिपार्टमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसका शेड्यूल बनाती है, उसको प्लान करती है, ठीक है। डिवेल्प पॉलिसीज़ बनाती है ड्रग के इस्तेमाल के मतलब, और शेड्यूल पर्सनल एंड प्रोवाइड सुपरविजन, यानी जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनका शेड्यूल तैयार करना और उसकी सुपरविजन करना भी हॉस्पिटल फार्मेसी का अहम रोल है। कोऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ द फार्मेसी एंड द थेरेपेटिक कमेटी, और थेरेपेटिक कमेटी होती है उसको, या जो फार्मेसी की ज़रूरियात होती हैं उसको पूरा करना भी हॉस्पिटल फार्मेसी का अहम रोल है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कोई और क्या चाहती है, डेवलप प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। एडमिनिस्ट्रेटिव में रहता है कि जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक पड़ा है हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसको जो है प्रॉपरली कंट्रोल करना और उसका जो है मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड रखना, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखना, उसकी जो है जो इन्वेंट्री आउट होती है उसका रिकॉर्ड रखना, इन होती है उसका रिकॉर्ड रखना, और जो मौजूद है स्टॉक उसका रिकॉर्ड रखना, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ जाता है। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल फार्मेसी रोल पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल में, उसमें आ जाता है इन पेशेंट सर्विसेज। इन पेशेंट सर्विसेज जो है इसके अंदर जो है फिर आ जाते हैं हमारे पास ऐसी सर्विसेज जिसमें मेडिसिन प्रोवाइड करना तमाम इन पेशेंट्स को, यानी जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं 24 आवर बेसिस, 24 घंटे की बेस पर हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट में आ जाता है इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरियाज़। ड्रग को इंस्पेक्शन करना, उसको कंट्रोल करना, जितने भी उसके ट्रीटमेंट हो रही हैं, जहाँ जहाँ हो रही हैं वहाँ पर जाकर ड्रग के देखना कि वहाँ पर कौन सी ट्रीटमेंट हो रही है, तो कौन सी ड्रग वहाँ दी जा रही है, उसका इंस्पेक्शन करना जाके। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेट विद द इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी जो कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन यूज़ ऑफ ड्रग। कोऑपरेट मतलब ये ताउन करना, जो अगर ड्रग की अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी चेक एंड बैलेंस, यानी कोई बाहर से टीम आ गई है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ड्रग जो है सही बेस, उसका जो थेरेपेटिक यूज़ है वो वही है जो उसके अंदर लिखा हुआ है या उससे हट कर है, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना, उसको ताउन करना, ये भी इन पेशेंट सर्विसेज में आ जाता है किसके, फार्मेसी के। मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल, पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल मेंटेन करना भी हॉस्पिटल फार्मेसी की इन पेशेंट सर्विस में आ जाता है। और इन पेशेंट सर्विस में क्या होता है, एक्सरसाइज पावर कंट्रोल इन डिस्पेंसिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड अदर कंट्रोल सब्सटेंसेस, यानी जितने भी जो है एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल इन डिस्पेंसिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड अदर कंट्रोल ड्रग, यानी जो नारकोटिक्स होती हैं, यानी जो क्रिटिकल ड्रग्स होती हैं जिसमें ड्रग अब्यूज़ आ जाती हैं, और जो दूसरी कंट्रोल ड्रग होती हैं जिसमें जो है और स्टेरॉइड वगैरह आ जाते हैं, तो उनका जो है प्रॉपर उसको डिस्पेंस करना, यानी उसको डिस्पेंस करते हुए ख्याल रखना कि वो अकॉर्डिंग टू एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है, विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको किसी भी पेशेंट को नहीं फराहम करना। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज है ये भी इसको इम्प्लीमेंट करना, ये इन पेशेंट सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट है आउट पेशेंट सर्विसेज। आउट पेशेंट सर्विसेज भी ये हॉस्पिटल फार्मेसी की सर्विसेज में आता है। तो आउट पेशेंट सर्विस में क्या करते हैं, रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंस विद प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ यूज़ ऑफ आउट पेशेंट्स, यानी प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना और उसको डिस्पेंस करना जो है प्रॉपर डायरेक्शन के मुताबिक, जैसे डॉक्टर ने उसको दी है उस तरह। इंस्पेक्ट एंड कंट्रोल ऑल द क्लिनिक्स एंड एमरजेंसी सर्विसेज मेडिकेशन स्टेशंस, यानी जो इंस्पेक्ट करना, आपको पता है कि वो जाके देखना कि जो क्लिनिक्स हैं, जो डॉक्टर जो है मेडिसिन लिख रहे हैं, क्या वही लिख रहे हैं जो पेशेंट को दे रहे हैं, या पेशेंट ने अपनी तरफ से कोई मेडिसिन सजेस्ट कर ली है। तो इस तरह की जो है इंस्पेक्शन और कंट्रोल करना, तमाम क्लिनिक्स की देखभाल करना, ये भी आउट पेशेंट सर्विसेज में आ जाता है, ठीक है ना। मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना हर पेशेंट के, उसके नाम के साथ, उसके फ़ोन नंबर के साथ, और उसने कौन सी मेडिसिन लिया है और किस डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक लिया, इसका रिकॉर्ड रखना भी आउट पेशेंट सर्विस में आ जाता है। नेक्स्ट जो है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस में आता है प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड ड्रग
थेरेपी टू डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट एंड देयर एंड द हाउस स्टाफ्स। यानी और ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस में आ जाता है कि जो ड्रग की मालूमात फराहम करना किसको, जो डॉक्टर उसके अंदर अपॉइंट हैं और जो नर्सेज हैं या जो मेडिकल स्टाफ है उनको, और मेंटेन अप टू डेट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, अप टू डेट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर यानी ड्रग की मालूमात जो है उसको अपडेट रखना। बस पर ड्रग है बाज़ का इंफॉर्मेशन में उसकी प्राइस जो है रोज़ चेंज होते थे, उसकी प्राइस को चेंज रखना, अगर उसका फार्मूला चेंज हो गया है, उसका नाम चेंज हो गया है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रखना ये ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस में आ जाता है। प्रिपेयर दी हॉस्पिटल फार्मेसी न्यूज़ लेटर, हॉस्पिटल फार्मेसी न्यूज़ लेटर को तैयार करना कि हर हफ्ते या वीकली या मंथली या डेली एक न्यूज़ लेटर बना, जिससे जो है डॉक्टरों को हॉस्पिटल के अंदर जो बड़ी मेडिसिन है उसके मतलब जो है पता चले कि ये मेडिसिन पड़ी है, उसका ये थेरेपेटिक यूज़ है, उसकी ये कंपनी बना रही है। तो इस तरह की मालूमात जो है बनाना, ये किस में आता है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस में आता है। मेंटेन दी लिटरेचर प्रोफाइल, लिटरेचर प्रोफाइल मेंटेन रखना। लिटरेचर का मतलब है कि उसकी बुक पूरी रखना, बुक बना के रखना जिसके अंदर तमाम मेडिसिन के मतलब इंफॉर्मेशन हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। एजुकेशन ट्रेनिंग सर्विस में आ जाता है कि आपने जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है या कोऑर्डिनेट करना होता है जो प्रोग्राम हो रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। यानी जो ग्रेजुएट मतलब कि ऐसे फार्मेसी यानी डॉक्टर फार्मासिस्ट जिसको हम कहते हैं वो पढ़ चुके होते हैं, उनके लिए जो आपने प्रोग्राम या सेमिनार रखे हुए हैं उनको आपने उनको अरेंज करना और उन स्टूडेंट के जो है उनको फराहम करना। इसी तरह पार्टिसिपेट इन हॉस्पिटल वाइड एजुकेशनल प्रोग्राम इन्वॉल्विंग नर्सेस, डॉक्टर्स etc। इन हॉस्पिटल सर्विसेज जो फार्मेसी रोल हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो एजुकेशन ट्रेनिंग सर्विसेज हैं ये भी इसको हॉस्पिटल सर्विसेज में आ जाते हैं कि आपने पार्टिसिपेट करना है। जो अगर हॉस्पिटल के अंदर जो डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम हैं जो नर्सिंग के लिए, डॉक्टर के लिए, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करना हॉस्पिटल फार्मेसी की सर्विसेज में आता है। एजुकेशन ट्रेनिंग सर्विस में हो जाता है ट्रेन न्यूली प्रोवाइड फार्मेसी डिपार्टमेंटल पर्सोनल। हॉस्पिटल फार्मेसी के रोल या सर्विसेज में ये भी आ जाता है कि जो नए जो एम्प्लॉय जो है भर्ती होते हैं या नए एम्प्लॉय जो है हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में आते हैं तो उसको ट्रेन करना, उसको एजुकेट करना। अब आ जाती हैं डिपार्टमेंटल सर्विसेज, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी की सर्विसेज में आ जाते हैं या उसके रोल में आ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल द ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना। उसके बाद कंट्रोल एंड डिस्पेंस द कंट्रोल सब्सटेंसेज, ये आपको पता चल गया कंट्रोल सब्सटेंसेज यानी जो कंट्रोल ड्रग होते हैं जिसमें आ जाते हैं नारकोटिक्स और स्टीरॉयड ड्रग्स और डिफरेंट जो है फ्रिजेटम वगैरह, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। कंट्रोल एंड डिस्पेंस इंटरवेनियस फ्लूइड, यानी कंट्रोल और डिस्पेंस करना इंटरवेनियस यानी फ्लूइड्स, यानी जो इंटरवेनियस आईवी जो फ्लूइड होते हैं जिसमें जो ऐसे इंजेक्शन जो कि वेन के अंदर लगते हैं उसको भी कंट्रोल रखना। परचेजिंग एंड इन्वेंटरी सर्विसेज कंट्रोल, ये भी उसमें आ जाता है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, ये भी हम पढ़ चुके हैं तो इसको आप एक नज़र देख लें। इसमें आ जाता है कि परचेज ऑफ ऑल ड्रग्स, हमने तमाम ड्रग्स को परचेज़ करना होता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल होती हैं, और रिसीव, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स, और जो अगर जो परचेज़ की हैं अगर उसको कंपनी ने भेज दिया है तो उसको रिसीव करना, उसको अपने पास स्टोर में स्टॉक रखना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में ज़रूरत के मुताबिक पहुंचाना। तो ये भी परचेजिंग इन्वेंट्री सर्विसेज में आ जाता है। मेंटेन ड्रग इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी जो आपके पास इन्वेंट्री का मतलब आप समझे स्टॉक है, जो स्टॉक पड़ा है उसका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हिसाब किताब रखना। इंटरव्यू ड्रग हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड सर्कुलेट इट टू द कंसर्न पर्सनल, यानी जो मुख्तलिफ जो ड्रग हाउसेस हैं जहाँ पर ड्रग पड़ी होती हैं उनके अंदर जो लोग काम करते हैं उन लोगों को इंटरव्यूज़ लेना, उनसे पूछना कि आपको ड्रग के मतलब क्या क्या चीज़ें पता हैं क्या नहीं है। इसी तरह यानी आप जो है ड्रग की मालूमात यूज़फुल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं उनसे, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिर आगे जो सर्कुलेट करें, जो कंसर्न स्टाफ है यानी कोई डॉक्टर है, नर्सेज है, उसको उसके मतलब बताएँ, ड्रग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मेंटेन एंड पैकेजिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग सर्विसेज, ये भी अहम सर्विसेज हैं किसकी, हॉस्पिटल फार्मेसी की। मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग सर्विस रहता है मैन्युफैक्चर वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स इन कॉमन यूज़ एट हॉस्पिटल, यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग तैयार करने की ज़रूरत पड़ गई है तो आप तैयार करें
इसलिए तैयार करें कि जो आम तौर पर इस्तेमाल होती है हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद है ऑपरेट एंड ओवरऑल ड्रग पैकेजिंग एंड प्रिपेयर पैकेजिंग इंफॉर्मेशंस। ये भी हॉस्पिटल की फार्मेसी का अहम रोल है, जिसके अंदर आ जाता है कि आपने ऑपरेट करना है, मुकम्मल तौर पर पैकेजिंग जो हो रही होती है ड्रग्स की उसको। हॉस्पिटल अगला अहम टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी। इसको आपके लेंथी क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड व्हाट आर द कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हम देखें कि हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या होती है। तो इसको अगर आप इस तरह डिफाइन करें कि ये जो होती है एक कंटिन्यूसली रिवाइज कंप्लीशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, यानी ये कंटिन्यूसली रिवाइज कंप्लीशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, यानी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होती हैं या जो मेडिसन होती हैं उनको मुकम्मल तौर पर देखभाल करना, ठीक है ना। उसका मुतल्लिक जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाना और उसकी लिस्ट तैयार रखना, ठीक है, और उसके मतलब जो स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है उसको हाईलाइट करना। ये इसको क्या कहते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं, हॉस्पिटल फार्मूलरी कहते हैं। हॉस्पिटल फार्मूलरी जो है ये हेल्प करती है किसमें, क्लिनिकल जजमेंट में, यानी मेडिसिन को जब हम डायग्नोज करते हुए प्रिस्क्राइब कर देते हैं उस तरह जजमेंट करने में हॉस्पिटल फार्मेसी हेल्प करती है, ठीक है ना। इसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज में इसमें थेरेपेटिक एडवांटेज हैं, इकोनॉमिकल एडवांटेज हैं, एजुकेशनल एडवांटेज हैं। तो थेरेपेटिक एडवांटेज में इसको अगर हम देखें कि ये आपको ये पेशेंट एडवांटेज क्या है कि गुड क्वालिटी जो है ड्रग्स लिस्ट की जाए हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, तो इसकी जो है थेरेपेटिक यानी इलाज मुआवजा अच्छा हो सकेगा। इकोनॉमिकल एडवांटेज में जो हॉस्पिटल फार्मेसी के हैं वो ये हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर ऐसी ड्रग की मालूमात शामिल होती हैं जो कि कम कीमत होती हैं, इफ़ेक्टिव एट लो कॉस्ट। एजुकेशनल एडवांटेज में इसमें आ जाता है कि प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर जो है काबिल इस्तेमाल मालूमात होती हैं किसके लिए, जो मेडिकल स्टाफ अपॉइंट होता है उसके लिए। इसके बाद हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी की। हॉस्पिटल फार्मेसी के डिसएडवांटेज में आ जाता है कि ये डॉक्टरों को जो है रोकती है किस चीज़ से, कि ऐसी ड्रग को चूज़ करने से जो कि ख़तरनाक होती है पेशेंट के लिए, ठीक है ना। और ये डॉक्टर्स को ऐसी ड्रग को प्रिस्क्राइब करने से भी रोकती है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसका हॉस्पिटल फार्मेसी का ये फ़ायदा है, ठीक है ना। जो फार्मासिस्ट होते हैं इसकी वजह से खुद भी जज कर सकते हैं मेडिसिन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना। हॉस्पिटल फार्मेसी का ये भी एक अहम फ़ायदा है। हॉस्पिटल फार्मेसी का ये फ़ायदा है कि फार्मासिस्ट जो है ड्रग को कम कीमत दवाई को अच्छी क्वालिटी की कम कीमत दवाई को परचेज़ कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल फार्मेसी का एक अहम फ़ायदा आ जाता है। कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी में आते हैं कि इसके यानी आप समझें कि इसके पार्ट हैं दो। पार्ट 1 में आ जाता है कि ये हॉस्पिटल फार्मेसी जो है कंटेन हॉस्पिटल रूल्स और पॉलिसीज़। हॉस्पिटल फार्मेसी इसके रूल्स और पॉलिसी बनाती हैं, ये पार्ट 1 है, यानी कंटेंट ऑफ फार्मेसी फार्मरी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 है इट कंटेन ड्रग लिस्ट, इसके अंदर ड्रग लिस्ट होती हैं। पार्ट 3 के अंदर जो है हॉस्पिटल फार्मरी के अंदर इसमें ऐसी स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती हैं, यानी इस कंटेन स्पेशल इन्फॉर्मेशन जिसमें ड्रग की एब्रीविएशन या हॉस्पिटल की एब्रीविएशन शामिल होती हैं। उसके बाद है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट्स। हमने अब नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करना है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इसमें आ जाता है व्हाट इज़ इन पेशेंट। इन पेशेंट क्या होते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं और काफ़ी दिनों तक रहते हैं, यानी स्टे इन हॉस्पिटल फॉर सेवरल डेज, उसको हम क्या कहते हैं, इन पेशेंट कहते हैं। जो आउट पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते हैं, वो आउट पेशेंट कहलाते हैं। उसके बाद है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग किसे कहते हैं, उसके अंदर आ जाता है कि रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बल्क कंटेनर एंड प्लेसिंग इन एन अदर कंटेनर अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड इज़ कॉल्ड डिस्पेंसिंग। यानी ड्रग को एक बहुत बड़े जो यानी उसकी आप समझें डब्बी है या ब्लॉक है कंटेनर है, वहाँ से ड्रग को निकालना और दूसरे जो है छोटे बॉक्स में उसमें रखना, ये आ जाता है डिस्पेंसिंग में। किस तरह, यानी उस पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक जो है उसको कंटेनर से निकाल के पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक उसको छोटे कंटेनर में फराहम करना, एक और कंटेनर में इसको देना अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पेंसिंग कहते हैं।
और डिस्पेंसिंग तो इनपेशेंट होती है, इसमें आ जाते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इनपेशेंट इज़ कॉल्ड मेडिकेशन ऑर्डर और मेडिकेशन प्रोफाइल, यानी जो नुस्खा जो लिखा होता है इनपेशेंट का उसको हम क्या कहते हैं, मेडिकेशन प्रोफाइल या मेडिकेशन ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें आपने डिस्पेंस करना होता है मेडिसिन जो उसके प्रोफाइल या मेडिकेशन ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है, जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। जो रिक्वायर्ड ड्रग होती हैं वो लाजमी तौर पर डिस्पेंस करनी होती हैं और उसको पैक करके अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड उसको देनी होती हैं और उसको प्रॉपर लेबल करके भी देनी होती हैं। ठीक है ना, प्रॉपरली लेबल करना है आप मेडिसिन को आपने, या जो भी हॉस्पिटल फार्म के ऊपर जो फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट खड़ा होगा उसको दवाई का उसको लेबल इस तरह करेगा कि उसको बता देगा कि ये दवाई 3 टाइम खानी है, ये 2 टाइम खानी है, ये 1 टाइम खानी है, रात को सोते वक्त खानी है, ये दिन में खानी है, खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है। तो इस तरह की जो है लेबलिंग करना भी डिस्पेंसिंग टू इनपेशेंट में आ जाता है। और ये जो मेडिसिन होती हैं अवेलेबल होती हैं नर्सिंग स्टेशन के ऊपर भी, ठीक है ना, जो इन पेशेंट को दी जाती हैं। और ऐसी जो ड्रग्स होती हैं वो पेशेंट के इस्तेमाल करने के लिए हर वक्त अवेलेबल होती हैं और इसका रिकॉर्ड जो है फार्मेसी के ऊपर होता है। ये किस में आ जाता है, डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। उसके बाद है डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट, यानी जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एडमिट नहीं होते उसको दवाई फराहम करना, वो आउट पेशेंट्स डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट में आ जाता है। इसके लिए यानी एक सेपरेट फार्मेसी होती है या वो कह सकते हैं कंबाइंड फार्मेसी भी हो सकती है। तो अच्छा ये है कि वो सेपरेट फार्मेसी हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल। तो सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल में आ जाता है कि आप जो है मेडिकेशंस को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी चीज़ों का मद्देनज़र रखना है ताकि जो दवाई का जो है थेरापेटिक इफ़ेक्ट है वो मैक्सिमम हो और किसी भी गलती की वजह से उसका एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो। ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं, सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन में आ जाती हैं, ठीक है ना। इसमें आ जाते हैं कि आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, मेडिकेशन एरर्स को, आपको मेडिकेशन एरर्स का पता होगा तो ही उससे बचेंगे ना। इसके बाद रिकमेंडेशन जो डॉक्टर की या किसी अच्छे फार्मासिस्ट की रिकमेंडेशन है उसको मद्देनज़र रखना। और उसके बाद रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन, फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसमें। तो ये तमाम किस में आ जाती हैं, फार्मासिस्ट का अहम किरदार होना चाहिए सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल के अंदर। तो ये किस में, सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशंस में आ जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के मेडिकेशन एरर होते हैं जिसमें हम आगे जाके देखेंगे कि मेडिकेशन एरर में आ जाते हैं कि लॉक ऑफ फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट वहाँ पर नहीं है, रॉन्ग लेबल किया गया है मेडिसिन के ऊपर, और लैक ऑफ ड्रग स्टोरेज एरिया नहीं है प्रॉपर स्टोर करने का, और ड्रग इंटरेक्शन यानी दो ड्रग आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे के असर को बढ़ा देती हैं या एक दूसरे के असर को कम कर देती हैं। ड्रग फूड इंटरेक्शन यानी ड्रग का फूड के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, इंटरेक्शन की वजह से ड्रग जो है वो अपना साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है ना। ये तमाम जो हैं किस में आ जाते हैं, मेडिकेशन एरर में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन। फार्मासिस्ट का क्या किरदार होता है सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन में। इसमें जो है आप देखेंगे फार्मासिस्ट जो होता है एक अहम बंदा होता है जो कि मेक श्योर कराता है कि जो ड्रग्स हैं वो प्रॉपरली हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जा रही हैं, पेशेंट को दी जा रही हैं। उसमें जो है कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसको वो एक नज़र देखता है, डायग्नोसिस को देखता है और उसके जो है डायग्नोस के मुताबिक जो ड्रग उसने सजेस्ट की हैं उसको देखता है। उसको चेक करना ज़रूरी है क्या इधर जो बीमारी है उसी के रिलेटेड ड्रग्स लिखी हैं या उससे हटकर लिखी हैं। इस तरह के मेक श्योर करना मेडिसिन को किसका काम होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है। अगर वो इसमें कोई गड़बड़ देखता है तो वो डॉक्टर को इसका मतलब बताना होता है, ठीक है ना। और जो फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि वो पेशेंट को सेफ़ तरीके से मेडिसिन प्रोवाइड करे। दे हैव अ ड्यूटी टू कीप पेशेंट सेफ एंड फॉलो रूल्स अबाउट हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड गिविंग आउट मेडिसिन। यानी इसका एक अहम किरदार होता है पेशेंट को मेडिसिन हैंड देने में, उसको स्टोर करने में और उसको मेडिसिन के मतलब इस्तेमाल के बारे में बताने में। दे हैव आल्सो क्रिएट द रूल्स फॉर हाउ मेडिसिन आर यूज्ड इन दी हॉस्पिटल। फार्मासिस्ट का अहम किरदार होता है कि वो रूल क्रिएट करता है कि किस तरह जो है मेडिसिन इस्तेमाल की जाएंगी हॉस्पिटल के अंदर। ये इसमें फार्मासिस्ट का किरदार आ जाता है कि इसमें सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन में।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हाउ टू इंश्योर सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन। सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन आप किस तरह इंश्योर कर सकते हैं। मेकिंग श्योर द पीपल टेक देयर medication without any mistake and without experiencing any harmful effect like interaction with the other drugs and bad reactions or toxicity। यानी सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन में आप इस तरह उसको सेफ यूज़ की इंश्योरिटी ले सकते हैं कि आपने या जो फार्मासिस्ट है वहाँ पर उसने इस चीज़ को मेक श्योर कराना होता है कि जो भी मेडिसिन इस्तेमाल हो रही हैं उसके अंदर कोई गलती नहीं है और उसके अंदर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। हार्मफुल इफेक्ट में आपको आप बता दें कि इंटरेक्शन नहीं है, दो ड्रग आपस में एक दूसरे के असर को बढ़ा या कम नहीं ज़्यादा कर रही और फूड टॉक्सिसिटी नहीं हो रही उसके। ये तमाम चीज़ें जो है मेक श्योर कराना बहुत ज़रूरी है सेफ यूज़ मेडिसिन में। दूसरा पॉइंट है इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर मेडिसिन डू देयर जॉब्स विदाउट काजिंग एनी प्रॉब्लम्स। तो सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन आप किस तरह करा सकते हैं कि आपने मेक श्योर करना होता है कि तमाम मेडिसिन जो है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही। वही बात दोबारा रिवाइज होगी है। अच्छा, तीसरी बात है कि हैविंग क्लियर रूल्स इन हॉस्पिटल्स अबाउट गिविंग आउट मेडिसिन मेक श्योरिंग दैट मेडिसिन आर सेफ फॉर पेशेंट्स। यानी प्रॉपर रूल हॉस्पिटल के अंदर लिखे होने चाहिए जिसके अंदर ये लिखा होना चाहिए कि ये जो है मेडिसिन जो है हॉस्पिटल के लिए महफूज, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट हैं उसके लिए महफूज है। ठीक है ना, ये इस तरह के रूल्स जो है क्लियर तौर पर मेंशन होने चाहिए हॉस्पिटल के ऊपर कहीं पे। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि आप किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि सेफ यूज ड्रग है। तो व्हेन देयर आर वेल डिफाइंड पॉलिसीज ऑन how medicines are distributed and given, it helps prevent mistake and keep patient care, keep patient safe। यानी जब हॉस्पिटल के अंदर जो है वाज़ेह तौर पर पॉलिसीज़ बनाई गई होंगी जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा गया होगा कि ये हॉस्पिटल जो मेडिसन है इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इस तरह जो है आप जो है या पेशेंट जो है मिस्टेक से बच सकता है और हॉस्पिटल जो मेडिसन है उसको सेफ तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये तमाम चीज़ें किस में आ गई, सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन में आ गई। उसके बाद जो अहम चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन जो है रिगार्डिंग सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन में, उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम देखते हैं। उसमें आ जाता है मेडिकेशन एरर्स। मेडिकेशन एरर से आपने बचना है जिसमें डिफरेंट तरह के एरर होते हैं। ओमिशन एरर यानी गलती से भूल चूक से जो हो जाता है, और अनऑथराइज्ड एरर यानी कोई गैर ज़रूरी बंदा जो है जिसको उसको एक्सेस नहीं थी मेडिसिन सी, उसने मेडिसिन को एक्सेस कर लिया और उसको एडमिनिस्ट्रेटर करवा दिया, पेशेंट को दे दिया, तो इस तरह के एरर। और मेडिकेशन एरर में आ जाता है रॉन्ग डोज एरर, रॉन्ग रूट एरर, रॉन्ग साइट एरर, रॉन्ग रेट एरर, रॉन्ग टाइम एरर, रॉन्ग प्रिपरेशन एरर। ये तमाम किस में आ जाते हैं, मेडिकेशन एरर में आ जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ पर्सनल, फार्मासिस्ट का ना होना भी एक अहम पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन में। सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन में और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन क्या है, रॉन्ग लेबल ऑन मेडिसिन, मेडिसिन के ऊपर गलत लेबल का लगा देना। ठीक है ना। उसके बाद है इनएडुकेट ड्रग स्टेशन ऑन हॉस्पिटल ऑन पेशेंट केयर एरिया। इनएडुकेट जो है आपने यानी गैर मुनासिब जगह पर जो है ड्रग स्टेशन बनाए हुए हैं जहाँ नी वाशरूम के साथ लगा दिया है, जहाँ पर जगह थोड़ी है ऐसी जगह पर लगा दिया है। तो इस तरह के गैर मुनासिब जो है जो इस ड्रग स्टेशन एरिया हैं वो उसको भी आपने देखना होता है सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशंस के अंदर। ठीक है। उसके बाद है इंटरेक्शंस, ड्रग के इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। ड्रग ड्रग यानी अगर आप कोई दो या दो से ज़्यादा ड्रग उसको खिला रहे हैं तो आपने सिर्फ को देखना होता है कि ड्रग के आपस में इंटरेक्शन ना हो। उसके चांसेस होते हैं कि, लेकिन आपने उसको मेक श्योर करना है कि ये दोनों ड्रग एक दूसरे के अंदर इंटरेक्शन ना करें। ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट तरह की स्टोरेज को आपने देखना है कि उसको प्रॉपर स्टोर किया गया है। यानी मेडिकेशन एरर कैन अक्कर इफ़ देयर इज़ इम्प्रॉपर स्टोरेज यानी बहुत ज़्यादा धूप ना पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, इस तरह की स्टोरेज की जो है ना आपने देखना होता है। लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस ना हो की वजह से भी मेडिकेशन एरर हो सकता है। ये भी यानी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है ड्यूरिंग दी टेम्परेचर वगैरह का इस्तेमाल। ये तमाम भी किस में आ जाती हैं, टेम्परेचर, लाइटिंग, डस्ट, ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं, स्टोरेज में आ जाती हैं। तो इस चीज़ों को आपने इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, इसको मद्देनजर रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है
हम देखते हैं वही पढ़ रहे हैं, कंसिडरेशन या रिकमेंडेशन एक ही बात है, जिसमें हम देखते हैं कि रिकमेंडेशन देखते हैं कि सेफ यूज़ मेडिसिन के लिए आपने क्या क्या रिकमेंड करना है, कि आपने मेडिकेशन एरर रिकमेंड कर से जो है उनका ख्याल रखना है। मेडिकेशन एरर जो होते हैं वो हो सकते हैं जब भी हम पेशेंट को कोई मेडिसिन देते हैं, तो डिफरेंट तरह से मेडिकेशन एरर होते हैं, ये हम डिस्कस कर सकते हैं आपसे। और जो इसके अंदर जो है शामिल होते हैं मेडिकेशन एरर में रॉन्ग मेडिसिन, गलत दवाई का इस्तेमाल, रॉन्ग डोज और इवन रॉन्ग पेशेंट, और रॉन्ग पेशेंट भी ये मेडिकेशन एरर में आ जाता है। मेडिकेशन एरर में क्या आ जाता है, इट आल्सो इंक्लूड नॉट गिविंग अ मेडिसिन दैट डॉक्टर ऑर्डर, जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया वो ना देना बल्कि कोई और मेडिसिन दे देना, ये भी मेडिकेशन एरर में आ जाता है। तो ये गलतियाँ जो है नुकसानदा हो सकती हैं सेहत की देखभाल के लिए, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। दरअसल हम मेडिकेशन एरर ही पढ़ रहे हैं सेफ यूज़ ऑफ मेडिकेशन रिकमेंडेशन में। जो मेजर मेडिकेशन एरर हैं उसमें आता है ओमिशन एरर, यानी गलती से आपने जो है ड्रग प्रिस्क्राइब और कर दी, प्रिस्क्रिप्शन में और लिख दी। अनऑथराइज्ड ड्रग एरर में है कि कोई जिसको ड्रग लिखने का इख्तियार नहीं था उसने वो लिख दी। उसके बाद है रॉन्ग डोज एरर। अनऑथराइज्ड एरर में आप मिसाल के तौर में ये देख सकते हैं, एड्स ड्रग टू रॉन्ग पेशेंट, डुप्लीकेशन ऑफ डोजेस और अनऑर्डर्ड ड्रग्स, जिसकी ऑर्डर नहीं की थी वो ड्रग आपने दे दी, वो अनऑथराइज्ड ड्रग एरर्स में आ जाता है। रॉन्ग डोज एरर में आ जाता है कि आपने जो है डोज जो डॉक्टर ने लिखी थी एक टाइम उसको 2 टाइम लिख दे दी, तो ये क्या होगा, रॉन्ग डोज एरर। रॉन्ग रूट एरर के जो ड्रग आपने मस्कुलर लगानी थी वो वेन में लगा दी। रॉन्ग साइट एरर, जो आपने यानी एसिड ड्रग जो थी लेफ़्ट एयर में डाली तो उसको राइट एयर में डाल दी। उसके बाद है रॉन्ग मेडिकेशन एरर में शामिल है रॉन्ग रेट एरर, यानी उसको स्पीड बढ़ा देना ड्रग की, और रॉन्ग टाइम एरर, गलत टाइम पे दे देना, 3 टाइम दे देना, 4 टाइम दे देना। रॉन्ग प्रिपरेशन एरर, ठीक है, ये तमाम किस में आ जाते हैं, मेडिकेशन एरर में आ जाते हैं। हाउ टू इंश्योर द सेफ यूज़ ऑफ मेडिकेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, अब आपका ये जो कम्युनिटी फार्मेसी का टॉपिक है ये शुरू हो रहा है, ये आज के हाफ में आपका ये लास्ट होगा। स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी में आ जाता है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट सर्व एज इजीली एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फॉर द पब्लिक, यानी कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है, जो पब्लिक होती है जनरल पब्लिक, उस तक वो उस फार्मेसी तक आसानी से रसाई हासिल कर सकती है, ठीक है। दे dispense prescribed medicines and provide counseling to patients, offering crucial drug information during the dispensing process। ये जी कम्युनिटी फार्मेसी होती है, ये जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती हैं वो प्रोवाइड करती है पेशेंट को, और इसके साथ साथ जो है पेशेंट को वो कंसल्टिंग भी करती है, यानी उसको मशवरा भी देती है उसके इलाज मुआवजे के बारे में। जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो के ड्रग के जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, जो अहम मालूमात होती हैं उसके इस्तेमाल के बारे में या उसके साइड इफेक्ट के बारे में, वो भी प्रोवाइड करती है किसको, इसको अपना पेशेंट्स को। दी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर जो फार्मासिस्ट काम करता है कम्युनिटी फार्मेसी, उसकी जो अहम जिम्मेदारी है उसमें आ जाती है प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर ने नुस्खा लिखा है उसके मुताबिक काम करना, पेशेंट की केयर करना, पर्टिकुलरली जिसमें आ जाता है क्लिनिकली फार्मेसी सेटिंग, फार्मेसी की जो सेटिंग है दवाई की रखने की तरतीब आती है वो भी उसमें फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी में जाती है। कंपाउंडिंग मेडिकेशन एज नीडेड, मेडिसिन को बनाना, यानी जो डॉक्टर ने जो लिखी होती है उससे हटकर अगर मेडिसिन बनाई जाती हैं तो वो किस में आ जाती हैं, कंपाउंडिंग मेडिकेशन में आ जाती हैं। यानी आप ज़रूरत के मुताबिक दो मेडिसिन को मिक्स करके एक नई मेडिसिन बना सकते हैं, वो किस में आ जाती है, कंपाउंडिंग मेडिसिन में आती है। ये भी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है एज़ पर नीड इसको करना। उसके बाद है एजुकेटिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड जनरल पब्लिक, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और जनरल पब्लिक को इसके मुताबिक मालूमात फराहम करना, ये भी इसमें आ जाता है। प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव्स, और जो हेल्थ यानी सेहत के को बेहतर बनाने के लिए जो इनिशिएटिव होते हैं यानी जो इकदाम होते हैं वो लेना, ये भी किसकी जिम्मेदारी रहती है, फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। ये तमाम यानी इन चीज़ों बातों का ख्याल रखना ये किसकी जिम्मेदारी होती है, कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर जो फार्मासिस्ट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। और कम्युनिटी फार्मेसी यानी ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहाँ पर जो है पब्लिक आसानी से एक्सेस कर सके। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है उसके तरह अगर हम देखेंगे मेडिसिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होती है, तो वो अगर आप देखें कि
आप किस तरह जनरल पब्लिक को वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आप देखें कि हॉस्पिटल फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिस्टम यूज़ फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। एडवांटेज ऑफ यूनिट डोज सिस्टम, ये ख़ास तौर पर जो यूनिट डोज सिस्टम है उसके आपने देखने होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन में आपने इस चीज़ का मतलब कि ख्याल रखना होता है कि आपने ड्रग को जो है प्रॉपर तरीके से पेशेंट तक पहुंचाना होता है, जो कि वहाँ पर होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर होते हैं या हॉस्पिटल से डिफरेंट वार्ड्स के अंदर होते हैं। और इसके अंदर वो जो है सिस्टम जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होते हैं वो डिफरेंट तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर सिस्टम होते हैं उसमें आप देखेंगे मुख्तलिफ से सिस्टम होते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। सिस्टम होते हैं ये हम आगे आप जाके पढ़ेंगे, जिसमें आता है कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम और यूनिट डोज सिस्टम और इस तरह 4 तरह के सिस्टम होते हैं। तो ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अगर वो आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पिछले लेक्चर का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से 4 सिस्टम इस्तेमाल होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। जो कंट्रोल ऑफ मेडिसिन होती है हॉस्पिटल के अंदर, इसमें आ जाता है फार्मेसी के ऊपर या फार्मेसी पॉलिसीज़ होती हैं, इसको हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ मेडिसिन में। और उसके अंदर जो प्रोसीजर होते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर जो है कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन में आप देखते हैं कि स्टैंडर्ड लॉ एंड रेगुलेशन, जो हॉस्पिटल जो है उसको अपने किस तरह उसके मेडिसिन कंट्रोल करनी होती है, उसके लॉ एंड प्रोसीजर आप देखते होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्रग स्टोरेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ये भी आपने रिवाइज करना है। जो आपको जो हाफ बुक है उसके अंदर जो टेस्ट है। नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मेसी को आप देखते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो कम्युनिटी फार्मेसी को मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसी फार्मेसी होती है जो कि जिसको जनरल पब्लिक जहाँ तक एक्सेस होती है, और वो उसके जो फार्मासिस्ट होता है उसके डिफरेंट रोल होते हैं, वो भी मेंशन हो चुके हैं इसमें अंदर। कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आप देखते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी इज़ अ लोकल हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विसेज टू इंडिविजुअल इन दी नियर बाई कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटी जो आम पब्लिक होती है वहाँ तक जो है मालूमात जो है यानी जो कम्युनिटी आप समझिए गली मोहल्ला या शहर, वहाँ पर जो फार्मेसी बनाई जाती है उसको हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। और उसके अंदर डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं डायरेक्टली किसको, पब्लिक को। तो कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन में हो जाता है कम्युनिटी फार्मेसी इज़ अ फार्मेसी दैट डील डायरेक्टली विद पीपल इन लोकल एरिया, यानी ऐसी फार्मेसी जो लोकल एरिया में पीपल को डील करती है उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी में शामिल है कि टास्क सच एज इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग, काउंसलिंग, चेकिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टू पेशेंट विद केयर, एक्यूरेसी एंड लीगलिटी। फार्मेसी की इंपॉर्टेंस क्या है, जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कम्युनिटी फार्मेसी आर वाइटल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स स्टाफ्ड बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफन रिफर टू एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इन कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर जो फार्मासिस्ट काम करते हैं उसको हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहते हैं। और इसका जो है हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसके अंदर इसका अहम किरदार होता है। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि दीज जो हॉस्पिटल जो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो प्रोफेशनल काम करते हैं उसके अंदर जो है वो उनके पास को रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है, यानी वो डॉक्टर फार्मेसी की एजुकेशन हासिल करके आते हैं। और रिक्वायर्ड स्किल होती है उसको जो है ड्रग की मेडिकेशंस का यूज़ का इस्तेमाल का पता होता है। और एक्सपर्ट होते हैं ड्रग के जो इस्तेमाल के एक्सपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर जो डिफरेंट एसेंशियल सर्विसेज होती हैं कम्युनिटी के प्रोवाइड करने के हवाले से, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है आपने देखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि कम्युनिटी फार्मेसी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं, वो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं वो वर्किंग करते हैं अंडर दी सुपरविजन फार्मासिस्ट, असिस्ट इन सप्लाइंग मेडिसिन टू पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और प्रिपेयरिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑफरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू बोथ पेशेंट्स एंड अदर वैल्यू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। थैंक यू सो मच। ये आपका जो है सिलेबस कवर हो गया है, हाफ जो है, हाफ अगला जो है सिलेबस जो आपका